आज से हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। इसमें आता है जीडीपी की गणना कैसे की जाती है, वृद्धि दर कैसे पता किया जाता है, और वास्तविक सांकेतिक जीडीपी क्या होता है, और जीडीपी और स्फीति के कारक क्या है। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत पहले पढ़ते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। इसके 4 अवयव होते हैं। एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर वस्तु व सेवाओं का अंतिम मूल्य, मतलब जितना किसी वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष किसको कहते हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को, काल को 1 अप्रैल से 31 मार्च को एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में घरेलू सीमा के भीतर, मतलब घरेलू सीमा किसे कहते हैं, तो जो भारतीय अधिकृत क्षेत्र हैं, जैसे भूमि सीमा, समुद्री सीमा, वायु सीमा, भारतीय अधिकृत जो हैं वे क्षेत्र, और विदेशी दूतावास जो भारत के हैं, और भारतीय जहाज, विमान आदि जो कि भारत अधिकृत है यानी भारतीय अधिकृत है। तो वैसे सभी सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तु व सेवाओं के अंतिम मूल्य को कहते हैं जीडीपी। यानी किसी, मान लीजिए एक स्पेशल, जैसे एक इसका डिफिनीशन है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के भीतर भारत के घरेलू सीमा के भीतर भारतीय अधिकृत उत्पादों व वस्तुओं का अंतिम मूल्य का योग, उसको कहते हैं जीडीपी। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में। किसी भी देश का जीडीपी कैसे पता किया जाता है, तो किसी भी देश का घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित कुल वस्तु व सेवाओं का योग का अंतिम मूल्य कहलाता है जीडीपी। इसमें जीडीपी में ये नहीं देखा जाता है कि कौन उत्पादित कर रहा है, ये देखा जाता है कि कहाँ उत्पादित हो रहा है, यानी अपने देश में, अपने देश के अधिकृत क्षेत्र में होना चाहिए, तो वो जीडीपी में काउंट किया जाएगा। जैसे किसी भी देश का, मान लीजिए कोई कंपनी जैसे कि टीसीएस जो कि भारतीय कंपनी है, अगर सऊदी अरब में 50 रुपया कमा रहा है, और विप्रो जो कि भारतीय है वो नोएडा में 100 रुपया कमा रहा है, और कोई इंडियन कंपनी चाइना में है, तो जो चाइना में है, जो सऊदी अरब में है, वो भले ही इंडियन क्यों ना हो, लेकिन इसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। और जो भारतीय क्षेत्र के अंदर है, जो भारतीय अधिकृत क्षेत्र के अंदर उत्पादित कर रहा है, वो भले ही भारतीय हो या विदेशी हो, वो सभी उत्पादित करने वाले संसाधन या सेवाओं के अंतिम मूल्य को कहेंगे उसका जीडीपी, उस देश का जीडीपी। तो इसके अंतर्गत विप्रो जो आएगा, जो 100 रुपया कमा रहा है, यही देश का जीडीपी कहलाएगा। एक एग्जाम्पल के अनुसार, यानी देश में हुआ है कि नहीं ये देखा जाता है, न कि कौन किया है ये देखना है। अर्थात जीडीपी में भारतीय सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य देखा जाता है या उसको आकलन किया जाता है। अब आय या इनकम 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आय और द्वितीयक आय। प्राथमिक आय को कारक आय भी कहते हैं या फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं, और द्वितीयक आय को गैर कारक आय कहते हैं, जो ट्रांसफर आय भी कहलाता है। किसी भी उत्पादन के कारक के द्वारा जो आय होता है, जैसे कि उत्पादन के कारक क्या है, तो भूमि, पूंजी, श्रमिक, लाभांश यानी उद्यमी। जैसे भूमि से किराया आता है, श्रमिक से श्रम मिलता है, पूंजी से ब्याज मिलता है, और उद्यमी को लाभांश मिलता है। तो ये सभी जो भी उत्पादन के कारक है, इसके द्वारा जो भी इनकम आएगा उसको हम प्राथमिक आय या कारक आय कहेंगे या फैक्टर इनकम कहेंगे। और द्वितीयक आय क्या कहलाएगा, तो जो बिना किसी भी उत्पादन के कारकों के जो आय आता है, जैसे कि कोई गिफ्ट है, कोई सब्सिडी है, कोई स्कॉलरशिप है, या कोई डोनेशन है, जिसमें किसी भी कारक की ज़रूरत नहीं है, जो बिना कारक के ही हमें प्राप्त हो रहा है बेवजह, उसको हम कहते हैं
द्वितीयक आय या सेकेंडरी इनकम। प्राइमरी इनकम क्या हो गया, जो हमारे एसेट्स हैं, और सेकेंडरी इनकम क्या हो गया, जो हमारे बिना कारकों के, बिना किसी वस्तु जो उत्पादक कारक है उनका उपयोग किए ही हमको प्राप्त हो रहा है, वो कहलाएगा द्वितीयक आय। जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे किसी भी कंपनी में अगर 30 साल हम कार्य करते हैं और उसके बदले में हमको पेंशन मिल रहा है, तो वो कहलाता है प्राथमिक आय। लेकिन अगर हम किसी का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और हमें ऐसे ही वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है, तो ये सभी द्वितीयक आय कहलाएंगे या गैर कारक आय कहलाएंगे। जैसे इसी को समझाने के लिए, जैसे किसी दिल्ली का घरेलू सीमा के भीतर सरकार से एलपीजी सब्सिडी मिलता है 200 रुपये किसी व्यक्ति को, और रोहित जो है ये श्रम करके 100 रुपया कमाता है, और अभय जो है वो किराया से 500 रुपया कमाता है। तो जो जीडीपी में देखा जाता है कि कौन से कारक आय होते हैं, सिर्फ कारक आय को जीडीपी में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार कारक वही होंगे जो हमें किसी न किसी उत्पादन कारक से प्राप्त हो रहे हैं, यानी श्रम, पूंजी, संगठन यानी उद्यमी, या फिर ये पूंजी हो गया भूमि। तो भूमि से यानी अभय को जो किराया मिल रहा है वो किसी न किसी कारक के द्वारा मिल रहा है, जैसे घर होगा या भूमि होगा या कोई और चीज़, मशीन होगा, उससे किराया मिल रहा है। तो किराया का हो गया कारक आय, तो ये जुड़ेगा। और फिर रोहित को श्रम के बदले मिला है 100 रुपया, तो ये भी एक कारक आय है, तो इसको भी जोड़ेंगे। लेकिन जो सब्सिडी मिला है एलपीजी सब्सिडी, ये कारक आय नहीं है, ये बेवजह सरकार द्वारा दिया गया है, मतलब मुफ्त में मिला है, इसलिए इसको हम द्वितीयक या गैर कारक आय कहेंगे और इसको नहीं जोड़ेंगे। तो इस प्रकार इसका जीडीपी क्या हो गया, तो इस प्रकार इसका जीडीपी 500 रुपया जो कारक आय के द्वारा मिला और 100 रुपया जो भी फिर कारक आय के द्वारा मिला, यानी 600 रुपया इसका कुल जीडीपी हो गया। ये 200 जो सब्सिडी मिला है या गैर कारक आय है, इसको हम जीडीपी में नहीं जोड़ते हैं। जीडीपी क्या है, तो किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी में घरेलू सीमा देखी जाती है, नागरिक नहीं, यानी नागरिकता नहीं देखी जाती है। घरेलू सीमा के अंदर में उत्पादन हो रहा है कि नहीं, ये देखा जाता है। और इसमें कारक आय को देखा जाता है, यानी कारक आय को शामिल किया जाता है, गैर कारक आय को नहीं। कारक आय क्या है, तो वस्तु या सेवा के उत्पादन से जो आय होता है उसके हम कारक आय कहते हैं। अब जीडीपी गणना के तरीके, जीडीपी गणना के 3 तरीके हैं। एक व्यय से हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कितना किसी भी विशेष क्षेत्र में कितना व्यय हुआ है उससे भी उसका जीडीपी प्राप्त कर सकते हैं। कितना उत्पादन हुआ है उससे भी प्राप्त कर सकते हैं, और आय कितना हुआ है इससे भी जीडीपी निकाला जा सकता है। तो जो व्यय से निकाला जाता है जीडीपी, इसका अर्थ है कि किसी ने व्यय किया है। ये तीनों एक दूसरे के परस्पर समान होते हैं। जैसे कि कोई अगर खर्च करता है तो उत्पादन होता है, और जब उत्पादन होगा तो वो उसको बेचेगा तो किसी को आय होगा, और तीनों बराबर होता है। इसलिए खरीदने वाला कोई खर्च करेगा तो उससे उत्पादन जो किया है उसको लाभ होगा उत्पादक को, और फिर उत्पादक जो लाभ हुआ तो उससे उसकी विक्रेता को आय हुआ। तो इस प्रकार इसको देखते हैं। जैसे व्यय विधि में कैसे पता किया जाता है, तो उसमें जीडीपी कंजम्पशन यानी उपभोग, निवेश मतलब परिवार का उपभोग, और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश जो कि उद्योग करता है, और उसके बाद सरकारी खर्च यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फिर निर्यात माइनस आयात। इसमें मतलब एक तरफ देखेंगे जितना व्यय हुआ है, उपभोग देखेंगे, निवेश देखेंगे, सरकारी खर्च देखेंगे, और जितना हम निर्यात किए हैं, तो ये सभी जो हो गया ये उपभोग हुआ यानी व्यय हुआ, और उसके में से आयात जो किए हैं उसको घटा देंगे, तो वो हो गया कुल व्यय। तो इस प्रकार इसका जीडीपी प्राप्त कर सकते हैं। इसका जीडीपी यानी कंजम्पशन
इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट टैक्स या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फिर आय माइनस व्यय, सॉरी व्यय माइनस आय नहीं, निर्यात माइनस आयात। और आय क्या है? आय विधि, तो किसी उत्पादन मतलब किसी का उत्पादन हुआ है तो किसी को आय प्राप्त होगा या हुआ होगा। तो इसमें जीडीपी में देखते हैं पगार, किराया, ब्याज और लाभ, इस सभी को जोड़ते हैं तो कुल आय प्राप्त होता है। मतलब किसी का जीडीपी में उसका आय इससे निर्धारित हुआ कि उसने पगार में कितना खर्च किया, किराया में कितना खर्च किया, या उसका ब्याज कितना रहा और लाभ कितना हुआ। इन सभी को जोड़कर जो जीडीपी निकाला जाता है उसको आय विधि से निकाला जाता है। और तीसरा है जीवीए, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट है मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य क्या है। तो उत्पादन के कारक जो देखा था भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमिता या संगठन। तो भूमि से किराया प्राप्त होता है, श्रमिक से पगार मिलता है यानी श्रम से पगार, पूंजी से ब्याज मिलता है और उद्यमिता को लाभ मिलता है। तो इस प्रकार इन सभी को अगर जोड़ देंगे, किराया, पगार, ब्याज और लाभ, तो वो कहलाएगा फैक्टर कारक या उत्पादन के कारक। और कंपनी का कुल लागत इसी कारक लागत को कहते हैं, जिसमें फैक्टर कॉस्ट इसको कहते हैं। यानी कुल लागत क्या हुआ, तो उसके द्वारा जो भी उत्पादन के कारक लगाए गए उत्पादन में, उन सभी का लाभ और उसका किराया जोड़ने से जो अमाउंट प्राप्त होता है वो उसका फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। और उसी में अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो उसके बाद जो प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस। यानी मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य बराबर लागत मूल्य यानी फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर जो कि गवर्नमेंट आदि द्वारा लिया गया और जो सब्सिडी दिया गया उसको जोड़ देंगे, तो ये कुल हो गया बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस। इसको एक दूसरे तरह से लिखते हैं कि मार्केट प्राइस यानी फैक्टर कॉस्ट प्लस निबल अप्रत्यक्ष कर, जो कि अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी का योग होता है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी फैक्टर कॉस्ट और नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर को निबल अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे तो जो होगा वो मार्केट प्राइस होगा। अब देखते हैं दो प्रकार के जीडीपी होते हैं, एक होते हैं नाम मात्र जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी। तो ये जीडीपी वर्तमान मूल्य पर आधारित होते हैं, जैसे कि जीडीपी एट करेंट मार्केट प्राइस, जैसे कि किसी भी वस्तु या किसी देश में जो उत्पादन हो रहा है उसकी मात्रा और जो उसका दाम बढ़ रहा है उसकी मात्रा, इस दोनों पर निर्भर करेगा। जैसे अगर उत्पादन घट रहा है और दाम बढ़ रहा है तो उसके कारण अगर दाम बढ़ने से उत्पादन घट रहा है फिर भी दाम बढ़ने से अगर उसका जीडीपी ज़्यादा हो रहा है तो ये कहलाएगा नॉमिनल जीडीपी। इसमें मूल्य का हिसाब जो होता है यानी उसमें दाम के साथ साथ मात्रा का घटना बढ़ना भी शामिल होता है, यानी दाम व मात्रा दोनों बदलेगा नॉमिनल जीडीपी में। इसमें यदि मात्रा घटेगा, एग्जाम्पल के तौर पर यदि मात्रा घट रहा है और मूल्य बढ़ रहा है और इससे जीडीपी ज़्यादा आया है तो पिछले वर्ष से जीडीपी बढ़ना दिखेगा, यानी बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन उत्पादन तो घट गया है, दाम बढ़ने से जीडीपी बढ़ गया है, तो इस प्रकार इसमें हम सही जीडीपी का आकलन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको नाम मात्र जीडीपी कहते हैं। यानी फिर से समझिए, जैसे कि यदि किसी देश में किसी वस्तु का मात्रा बढ़ गया उत्पादन का और उसका मूल्य जो है मतलब मात्रा घट रहा है और उसका मूल्य बढ़ रहा है, जैसे 5 पेन अगर 5 रुपये के हिसाब से उत्पादित होता था पिछले साल और इस साल 5 पेन के बजाय 4 पेन उत्पादित हुआ है लेकिन दाम 6 रुपये हो गया है, तो उसके हिसाब से इसका जीडीपी तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि 5 पेन का पहले 20 रुपया मिलता था लेकिन 6 पेन के कारण इसका मूल्य
₹6 होने के कारण 4 पेन का ही मूल्य हो गया ₹24। तो इस प्रकार जीडीपी तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये उत्पादन घट रहा है, इसलिए ये असल जीडीपी नहीं दिखाई देता है। और दूसरा रियल जीडीपी क्या होता है? तो रियल जीडीपी मुद्रास्फीति को समावेशित करके यानी समायोजित करके देखा जाता है। मुद्रास्फीति को समावेशित करेंगे तो ये केवल मात्रा को निर्धारित करेगा, यानी केवल मात्रा पर आधारित होगा इसका जीडीपी का आकलन। जैसे जीडीपी किसी आधार वर्ष पर स्थित कीमत उसका नाप लिया जाएगा कि इसी वर्ष के कीमत के अनुसार हम उत्पादन देखेंगे। तो उस आधार वर्ष के उत्पादन के अनुसार जीडीपी का जब आकलन करेंगे तो वो कहलाएगा रियल जीडीपी, जिसमें हम मुद्रास्फीति को जोड़े रहेंगे। जैसे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, इसमें सिर्फ मात्रा बदलेगा। जैसे मान लीजिए किसी का ₹5 था और अगले साल 4 पेन ही उत्पादित हुआ, तो उस वर्ष के अनुसार हम पता करेंगे कि 4 हुआ यानी 5 के 20, यानी जो जीडीपी हुआ वो नहीं बढ़ा, यानी उत्पादन और जो मूल्य है उस दोनों को हम पता कर सकते हैं। और इसी से हम मुद्रास्फीति पता करते हैं। जैसे मुद्रास्फीति पता करने के लिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को भाग देते हैं। जैसे नॉमिनल जीडीपी में क्वांटिटी कॉस्ट और प्राइस कॉस्ट, यानी क्वांटिटी चेंज और प्राइस चेंज दोनों को लेते हैं, और रियल जीडीपी में सिर्फ क्वांटिटी चेंज को लेते हैं, प्राइस चेंज को नहीं। तो इसी प्रकार जब क्वांटिटी चेंज से और क्वांटिटी चेंज कट जाएगा और प्राइस चेंज बचेगा, इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं, या इसको हम मूल्य बदलाव कहते हैं। मुद्रास्फीति का पता चल गया। और जीडीपी डिफ्लेक्टर इसी को कहते हैं, मुद्रास्फीति को। और इसको ज्ञात करने के लिए नॉमिनल बटा रियल इंटू 100 करते हैं, तो इससे पता चलता है रियल जीडीपी, मुद्रास्फीति पता चलता है। इन्फ्लेशन या जीडीपी डिफ्लेटर इसको कहते हैं।